डॉक्टर साहब, कांग्रेस के आप पुराने वर्कर हैं और काफ़ी अच्छा कांग्रेस में आपने काम किया है। कांग्रेस के लिए शुरू से अपनी जद्दोजहद लड़ाई लड़ी है। आज दिल्ली के अंदर में जो हालात है, राजनीतिक हालात, हमेशा कांग्रेस और भाजपा ये दोनों एक दूसरे के प्रतिद्वंदी रहा करते थे, लेकिन आज तीसरी पार्टी आपके नाम से, आम आदमी की पार्टी, वो बीच में आ गई है। आपको क्या लगता है कि कांग्रेस को इससे नुकसान है या फायदा है? आप ये देखिए, मैं ठीक है कांग्रेस से ताल्लुक रखता हूँ, लेकिन शहरी होने के नाते एक बात पूछना चाहूँ कि एक तरफ तो बीजेपी और कांग्रेस है, उनकी मुद्दों की लड़ाई है। उनके मुद्दे क्या है, हमारे कांग्रेस के मुद्दे क्या है? कांग्रेस सबको मिलाकर चलना चाहती है। वो कभी धर्म की आड़ में, कभी मस्जिद की आड़ में, कभी भाषा के नाम पे वो इलेक्शन जीतना चाहते हैं, कभी हिंदू मुसलमानों को लड़वा कर, जो आजकल चल रहा है। मैं ये कहना चाहता, और एक तरफ केजरीवाल साहब है। मैं ये कहना चाहता हूँ, जो आदमी अपने एक बड़े बुजुर्ग का नहीं हुआ, वो कैसे दिल्ली की जनता की कसौटी पर, मैं दिल्ली की जनता की बात कर रहा हूँ क्योंकि दिल्ली के चुनाव है, दिल्ली की जनता की कसौटी पर कैसे उतरेगा? दिल्ली की जनता उस पर कैसे विश्वास करेगी? जिस आदमी ने उसे चलना सिखाया, जिस आदमी ने उसमें सियासी रुझान पैदा किया, अन्ना हजारे साहब ने, जब वो उनके नहीं हुए और रहा मीडिया का सवाल, मैं कहता हूँ इतना फंड आ कहां से रहा है केजरीवाल साहब पे? अभी तो उन्होंने कोई सरकार नहीं चलाई, अभी तो कोई चुनाव नहीं लड़ा, ना चुनाव लड़ाया है, अभी कुछ नहीं किया है। दिल्ली में सारे काम शीला जी की सरकार ने किए, शीला जी के मंत्रियों ने किए। इतना काम करने के बाद भी अगर वो ये कहते हैं कि दिल्ली में कुछ नहीं हुआ, बेईमानी हुई है, जब आदमी काम करता है तो उसमें उसको बेईमानी नजर आती है कि इतना मोटा काम हो गया, इतना मोटे फ्लाईओवर बन गए, मेट्रो के काम हो गए, तो सब में क्या बेईमान हो गए, खा गए क्या? जहाँ पे बेईमानी और भ्रष्टाचार की बात आती है, तो आपको लगता है कि ये बेईमानी या भ्रष्टाचार जो भी कर रहे हैं कि कांग्रेस से पहले भी इतना था? आप देखिए, मेरी बात सुनिए, जब जब किसी ने काम किए हैं, भ्रष्टाचार के इल्जाम तो उस पर लगे हैं, काम करने वाले पे लगेंगे, जो काम नहीं करेगा उस पर क्या लगेंगे? अब जब वो सफाई पेश कर रहे हैं, हमारी सरकार हर जगह दिखा रहे हैं कि हमने ये किया, ये किया, ये किया, फिर खामखा झूठे। अरे जब तुम काम करोगे तुम्हारे ऊपर भी इल्जाम लगेंगे। पहले तुम अभी आप अपना बताओ कि आपने किया क्या है अब तक दिल्ली की जनता के लिए? भड़काओ भाषण, भड़काओ करके, रेप के मामले को लेकर, कभी भ्रष्टाचार के मामले को लेकर, कभी बिजली के रेटों को लेकर। अरे प्याज जमाखोरी कहाँ से हो रही है, किनके पास ये प्याज और आलू की जमाखोरी हो रही है, ये नहीं देखते। इल्जाम कांग्रेस के ऊपर। आज भी बोर्ड लगा रखे हैं 100 रुपए 80 रुपए, लेकिन आज प्याज के रेट क्या हो गए, आलू के रेट क्या हो गए? ये सारी बातें मैं आपके मीडिया से आपके अखबार के माध्यम से कहना चाहता हूँ। बहुत अच्छी बात है। एक चीज़ और, जहाँ पर महंगाई का मुद्दा है, आज ये आम आदमी से जुड़ा हुआ ग्रास रूट का मुद्दा है, ये ज़मीन से जुड़ा हुआ मुद्दा है। भ्रष्टाचार अपनी जगह पे है, भ्रष्टाचार हर दौर में हुआ है और होता रहेगा, वो रुकेगा नहीं है, इतना आसान नहीं है। लेकिन जहाँ पर महंगाई का है, तो कांग्रेस के हाथ में क्या महंगाई कंट्रोल करने के लिए कोई ऐसा यंत्र नहीं, कोई ऐसा रास्ता नहीं जिससे इतनी आसमान छूती हुई महंगाई, प्याज एक 100 रुपये किलो, टमाटर 100 रुपये किलो, 80 रुपये किलो, ऐसा कैसे हुआ? ये देखिए, जहाँ तक ये प्राकृतिक प्रकोप भी है, पिछले दिनों तूफान आए और तूफान उड़ीसा में सारी फसल नष्ट हुई, लेकिन जो जमाखोर है उन पर कंट्रोल होना चाहिए। जो जमाखोरी करते उन वहाँ से निकालो, जैसे अभी किया हमारी सरकार ने, कि निकाला, अहमदाबाद से निकाला और जगह से निकाला, तो ये चीज़ कंट्रोल होती है। जमाखोरी ही रेट बढ़ाती है। और जमाखोर, अब मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि मैं इंडिया की और हिंदुस्तान की जनता से अपील करता हूँ, सरकार को फुल बहुमत में जिताना चाहिए, जिसके हाथ भी अपने हों, जिसके पैर भी अपने हों। ये ना हो कि दूसरी पार्टी के लोगों का सहारा लेना पड़े, उनके मोहताज रहें। कि सरकार तो कांग्रेस चला रही है, लेकिन कृषि मंत्री कौन, उद्योग मंत्री कोई और, वित्त मंत्री कोई, रजवाड़े टाइप में प्रदेश हमारे बढ़ गए, तो फिर डिसीजन लेने में और डिसीजन को इम्प्लीमेंट करने में बहुत परेशानी आती है। मैं ये कहना चाहता हूँ आपके अखबार के माध्यम से। बहुत शुक्रिया। लेकिन इस वक्त महंगाई, आज सबसे मेन मुद्दा कौन सा आधार, कौन सा मुद्दा है आपके पास में चुनाव के लिए? देखिए, मेरी बात सुनिए, हमने जो विकास किए हैं, शीला दीक्षित साहब ने, उनके मंत्रियों ने विकास किए,
रहा महंगाई का, हम ठीक है, हम अपनी जिम्मेदारी लेते हैं कि सरकार से केंद्र में भी हमारी सरकार है और सारा हमारे हाथ में महंगाई का नहीं है, दिल्ली की सरकार। दिल्ली सरकार ने जो कुछ किया, आज दिल्ली के रेट बढ़े, कॉलोनियों को सबसे ज़्यादा कॉलोनियों को अगर पास किया है तो यही शीला जी की सरकार ने किया है। फ्लाईओवर की देन, हॉस्पिटल्स की देन, मेट्रो की हर जगह मेट्रो का जाल बिछाने की देन, और जितना अगर ये आम जनता मानती है, आम जनता मानती है। पेंशन आज किसने बढ़ाई, गैस सिलेंडर फ्री में, चूल्हे किसने दिए, अनाज के लिए जो स्कीम निकाली थी कम सस्ते दाम पर गेहूं और चावल देने का, वो किसने इम्प्लीमेंट किया, दिल्ली सरकार ने शुरू किया। लेकिन बिजली के दामों में क्या कंट्रोल, क्या नहीं, मेरी बात सुनिए, बिजली के रेट दिल्ली के सबसे कम है प्रदेशों में। अगर मोदी साहब कहते हैं ना, या केजरीवाल जी कहते हैं कि हम कम करेंगे, पहले अपने प्रदेश के तो कम कर लें। सबसे महंगी अगर बिजली है तो वो गुजरात की बिजली है, और अगर मैं दावे से कहता हूँ दिल्ली की बिजली 24 घंटे आती है और सबसे कम रेट है हिंदुस्तान के प्रदेशों के मुकाबले। लेकिन बावजूद इसके आज यहाँ की जनता बिजली के दामों से बहुत काफी त्रस्त है, क्योंकि अब पहले बावजूद इसके जहाँ पे दाम, एक सेकंड, जहाँ पे दाम से मुतासिर है, वहीं दूसरी ओर बिजली के डिपार्टमेंट की पॉलिसी से भी मुतासिर ज़्यादा है। ताकि जी, मैं आपकी बात से मैं आपको कहना चाहता हूँ और आपकी बात से थोड़ा इत्तेफाक करता हूँ कि पहले दिल्ली की जनता बिजली ना आने से परेशान थी, ट्रांसफार्मर फूकने से परेशान थी, केबल फूकने से परेशान थी। आज वो चीज़ महीनों हो जाते हैं, कहीं तो एक एक 2-2 साल हो गए, कहीं ना ट्रांसफार्मर होगा ना केबल होगा। लेकिन आज बिल की बात कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं दिल्ली की जनता को कि आप सारे आंकड़े देखिए उठाकर, गुजरात का देख लीजिए, महाराष्ट्र का देख लीजिए, यूपी का देख लीजिए। यूपी में अगर रात में बिजली आती है, दिन में नहीं आती, दिन में बिजली आती है, रात को नहीं आती। लेकिन हम 24 घंटे हमारी सरकार बिजली दे रही है। अगर थोड़ा महंगा है तो उसको बर्दाश्त तो करना पड़ेगा ना। लेकिन जहाँ तक है, अंकुश लगाना चाहिए। प्राइवेटाइजेशन हो गया बिजली का, उस पर हमारी सरकार को थोड़ा अंकुश लगाना चाहिए अफसरों पे। जो पॉलिसी है वो जनता के हित में होनी चाहिए, जनता उससे दुखी ना हो। मैं ये आप कहना चाहता हूँ। आप, मैं हज कमेटी के चेयरमैन हैं सब, और एक जिम्मेवार हैं दिल्ली के, इस नाते आप क्या कहना चाहेंगे, खास के माइनॉरिटी से, मुसलमानों से? देखिए, जो मुझे दिल्ली सरकार ने जिम्मेदारी दी थी, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वो बाखूबी निभाई, और मैंने जो भी किया दिल्ली की मुख्यमंत्री की सरपरस्ती में किया, गाइडलाइन में किया। हरिंदर सिंह लवली जो रेवेन्यू मिनिस्टर थे, उनकी गाइडलाइन में किया, और कोई भी एक हाजी परेशान नहीं हुआ। नीयत सही हो और नीतियाँ अपने आप बन जाती हैं। अगर नीयत खराब होगी तो नीतियाँ बदल जाती हैं। मालिक का करम है। हम चाहते हैं कि जो हमने कुछ किया है हमें और सरपरस्ती मिलेगी, हम इससे अच्छा और करेंगे। मैं तो अपनी जिम्मेदारी तक सीमित हूँ। जो मुझे जिम्मेदारी मिली हुई थी उसको मैंने बाखूबी निभाया। तो दिल्ली की जनता भी जानती है, यूपी, उत्तराखंड, हिमाचल, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब की जनता। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब परवेज साहब, आपके दिल्ली हज कमेटी का चेयरमैन होने के नाते आपने जो बात कही है वो आवाम के लिए काफ़ी मुतासिर भी है और काफ़ी मायने रखती है। उम्मीद करते हैं कि लोग आपकी बातों को समझें और उस पर अमल करें। धन्यवाद।